नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं हूं महावीर समता संदेश के मुख्य कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ में हैं मुख्य संपादक महोदय श्री हिम्मत सेठ साहब। और आज इनसे रूबरू होंगे और कुछ ऐसे सवाल जवाब जो वर्तमान में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आपने देखा कि देश भर में जो किसानों का सरकार के प्रति जो विरोध या आक्रोश जो आप देख रहे हैं, उस पर ऊपर इनसे सवाल जवाब करेंगे कि ये विरोध की आखिर वजह क्या है और इसका समाधान क्या है। इसके ऊपर बात करने जाएंगे। सबसे पहले तो सेठ साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कार्यक्रम के शुरुआत में सर मैं जानना चाहूँगा कि अभी हरियाणा में जैसे कि किसानों का बहुत बड़े स्तर पर मतलब एक आंदोलन देखने को मिला है। सीधे तौर पर ये मतलब एक सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या वजह है कि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जो हुआ उसमें ऐसे क्या बदलाव हुए कि किसानों के मन में एक आक्रोश पैदा हुआ और वो अपने खेत खलिहानों को छोड़कर सड़क पर आ गया? रक्षित जी, ऐसा है कि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में के प्रावधान को नहीं बदला है जी, बल्कि ये किसानों के लिए, किसानों के जो सरकार ये कहती है कि भी जो दुर्दशा हो रही है जी, उसको ठीक करने के लिए या उनकी दशा सुधारने के लिए हम 3 ये नए अध्यादेश ला रहे हैं जी, और उन अध्यादेश के माध्यम से हम किसानों की जो है वो स्थिति सुधारेंगे जी, है ना। और एक तरह से मुक्त व्यापार, मतलब एकदम फ्री ट्रेड की, हाँ, कि हम आज़ाद कर देंगे किसानों को। अभी जो बंदिशें लगी हुई है उनको वो ख़त्म हो जाएगी। और तो इस तरह के 3 उन्होंने अध्यादेश लाए हैं अलग अलग। और इन तीनों अध्यादेशों का पूरे देश में, मतलब हरियाणा में तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ ही, आपने देखा कल परसों ही हुआ। वो संसद चलने वाली थी आज, इसके लिए उन्होंने परसों किया था। लेकिन पूरे देश में इसका बहुत व्यापक विरोध हो रहा है। अच्छा, मतलब हरियाणा के अलावा भी हाँ देश भर में हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, कभी वो कोविड-19 की वजह से, महामारी जो चल रही है उसकी वजह से लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। लोग जो है मतलब 144 लगा रखी है बहुत सी जगह, तो उसको नहीं तोड़ पाते हैं। और बाकी जो है पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहे हैं। अच्छा। और फेसबुक लाइव और ये सब वेबिनार के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए सारी चीज़ों को बता रहे हैं। अब क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, इन्होंने 3 विधेयक लाए हैं। अच्छा। 3 मतलब अध्यादेश लाए हैं अलग अलग संशोधन के लिए। तो एक अध्यादेश तो लाए हैं कि हम जितने भी बैरियर्स हैं खेती के व्यापार में, उनको हटा रहे हैं। अच्छा। अभी तक क्या था कि हर किसान को अपनी उपज जो है कृषि उपज मंडी में ले जा करके ही बेचना होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, कृषि उपज मंडी में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आपके खेत से ही जो है कि बेच सकता है किसान। और पहले ये था कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। स्टेट से बाहर ले जा करके नहीं बेच सकते थे, या डिस्ट्रिक्ट के बाहर जहाँ जैसी कंडीशंस थी तो वो बाहर ले जा करके नहीं बेच सकते थे। अब इन्होंने कर दिया है कि नहीं, आप पूरे भारत में कहीं पे भी आप बेच सकते हो। आपकी फसल का जहाँ आपको ज़्यादा दाम मिले वहाँ पे बेच सकते हो। इसको मान सकते हैं थोड़ा जिम्मेदारी से चूक रही है? एक नहीं, जिम्मेदारी से नहीं चूक रही है। 1 मिनट में पूरी बात कर लो फिर अपन, है ना। तो ये जो कानून है, सरकार ये कहती है कि किसान को हमने फ्री कर दिया। अपनी उपज जो है पहले उसको खाली अपनी मंडी में ले जा करके बेचना होता था, अब मंडी से बाहर अपनी मर्जी हो जहाँ बेच सकता है। और जहाँ दाम ज़्यादा मिले, जैसे कर्नाटक में दाम ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ से ले जाए आदमी और कर्नाटक में बेच दे किसान। तो इस तरह से मतलब सरकार ये समझा रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि मंडी आपने मतलब मंडी हटाई नहीं है, मंडी रखी है। अच्छा। हाँ, तो अब जो किसान अगर मंडी में ले जाएगा माल तो मंडी में बिकेगा, और मंडी में बिकेगा तो मंडी टैक्स और वो सारे लगेंगे। बाहर बेचेगा तो टैक्स वैक्स नहीं लगेंगे, तो व्यापारी को बाहर खरीदने में फ़ायदा होगा। तो बाहर खरीदने में व्यापारी को फ़ायदा है तो मंडी में कौन खरीदेगा? बिल्कुल ठीक बात। तो इससे एक जो व्यवस्था बनी हुई है, पूरी मंडी की जो व्यवस्था बनी हुई है
काश्तकार का सामान ले जाता है, वहाँ बेच देता है, वहाँ पर उसको बार्गेनिंग करने का भी मौका मिलता है, वहाँ पर बहुत सारे व्यापारी होते हैं तो रेट भी उसको ठीक मिल जाती है। अब क्या होगा कि जो व्यापारी है वो उसके घर पहुँच जाएगा, खेत पे पहुँच जाएगा, जहाँ फसल खड़ी है वहीं पे बात कर लेगा और वहाँ पे उसकी बार्गेनिंग पावर ख़त्म हो जाएगी जी। और औने पौने दामों में। तो और आपको नहीं लगता कि किसान के जैसे खेत पर मान लो कोई भी व्यक्ति जाएगा, व्यापारी, तो किसान का खेत है वो अपने खुद रेट तय कर सकता है, रेट तय कर सकता है, लेकिन किसान की होल्डिंग इतनी नहीं है। अच्छा। किसान की इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने उपज को होल्ड कर सके। ये बात तो है, ठीक है ना, स्टोरेज पावर नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, तो वो किसान जो है उस उपज को तत्काल बेचना चाहता है। बिल्कुल। और फिर व्यापारी तो बहुत होशियार लोग होते हैं, तो वो तो कार्टेज बना लेंगे अपना कि एक किसान गया तो दूसरा नहीं जाएगा वहाँ, वो जो रेट दे के आया उससे ज़्यादा कि मैं कोई खरीदेगा नहीं, तो मोनोपोली हो जाएगी और वो कम दामों में खरीद करके वहाँ से ले आएगा। फिर दूसरा इन्होंने क्या किया है कि अच्छा, किसान की इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने, अब सब छोटे किसान होते हैं, 5 एकड़ से कम के किसान है 80% लोग भारत में। तो भारत में जब 80% किसान जो है 5 एकड़ से कम के हैं, तो वो अपनी उपज को किसी कर्नाटक में ले जा करके बेचने की स्थिति में नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, ठहराव, पैसा, स्टोरेज, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो उनके पास नहीं है। उनके पास नहीं है तो जो व्यापारी, और व्यापारी क्या होता है कि गांव में जो व्यापारी होते हैं उनसे व्यापार का लेन देन होता है जी। पैसा भी लेते हैं, माल भी देते हैं, तो वो व्यापारी उसको दबाता है, दबा करके कम पैसों में उसके खरीद लेगा। और उसको अभी तक तो क्या है कि MSP मिल जाती, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP मिल जाती थी। अब वो MSP भी हटा दी तो है ही नहीं सपोर्ट प्राइस, तो जो मिनिमम से मिनिमम होगा, अभी भी MSP पे भी पूरा माल नहीं खरीदा जा रहा है, मतलब अच्छा। अभी भी जो MSP है उस पे पूरा माल नहीं खरीदा जा रहा है, उससे उसको तो सरकार खरीदती है MSP पे, तो सरकार पूरा माल नहीं खरीदती, 10% या 5%, 10%, 12%, 15% माल खरीदती है, इससे ज़्यादा नहीं खरीदती है। बाकी माल तो उनको बाज़ार में ही बेचना पड़ता है और बाज़ार में फिर मंडी में ले जा करके बेचना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन ये था कि आप MSP को सारे माल पे लगाते हैं कि जो भी माल खरीदा जाएगा वो MSP की रेट से नीचे नहीं खरीदा जाएगा, चाहे वस्तु है, किसानों की जो भी फसल आती है, चाहे वो मंडी में खरीदे, चाहे मंडी के बाहर खरीदे, चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे सरकार खरीदे, चाहे और कोई खरीदे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिलनी चाहिए। ये आप कहना चाह रहे हैं कि वो सब जगह पर लागू हो, वो सब जगह पे लागू, क्षेत्र में भी और सरकारी सब जगह। और वो जब तक नहीं लागू होगा तब तक किसान को सही पैसा नहीं मिलेगा, एक बात। अच्छा। और सही पैसा नहीं मिलेगा तो वो हमेशा जो है तकलीफ में ही रहेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, तो आज की डेट में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उसको उसकी लागत भी नहीं निकलती उसमें पूरी, वो जो उसमें भी चेंजेस की जरूरत तो उसमें क्या है कि स्वामीनाथन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी जी। और इस सरकार ने उस रिपोर्ट को मान भी ली। 2014 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने सब जगह जहाँ जहाँ पे भी गया भाषण दिए और कहा कि हम जो है स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर उपज का 1.5 पैसा देंगे। और उपज में वो 2-3 तरह के हैं, वो C2 वाला जो है फॉर्मूला, उससे उपज का जो है मूल्य निकाला जाएगा। हाँ, कॉस्ट कल्टीवेशन उससे निकाला जाएगा। और उसमें क्या है कि उसमें लोगों की जो वहाँ खेती में काम करते हैं उनकी जो मेहनत है उसका पैसा भी लगाया हुआ है जी। और जो लोन ले रहे हैं उसका ब्याज भी लगाया हुआ है, खाद बीज पानी का जो खर्चा होता है, बिजली का जो खर्चा होता है वो भी जोड़ा हुआ है उसमें। तो इस तरह से सारी चीज़ें जोड़ करके, और मेरा ये कहना है कि उस ज़मीन का मूल्य जो है जी, उसको मूल्य करके उसका जो इंटरेस्ट है वो भी उस मेंशन जोड़ना चाहिए और फिर उसकी उपज की जो 1.5 जो है उसको देना चाहिए। अगर ये इस तरह से देते हैं तो उसको फायदा हो सकता है। उसको लेकर अभी क्या कुछ हुआ है कि आपका मतलब क्या है? नहीं है
अभी तक क्या कुछ इसमें कोई सुधार हुआ है या फिर वो स्थिति जस्ट नहीं, स्थिति से कोई सुधार नहीं हुआ है, जस की तस बनी हुई है। सरकार को करना था, उसके बजाय उन्होंने ये अध्यादेश लिया है ना। अच्छा, तो वो ही करना था जो स्वामीनाथन, जो किसानों की दो मांगे हैं, एक है कर्जा माफ करो, बिल्कुल, दूसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कि स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर तय करो, सिफारिशों के आधार पर तय हो। ये दो मांगे हैं उनकी। बाकी कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो सरकार नहीं मान सकती है या उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जी। तो ये दोनों मांगने के लिए लाना चाहिए था अध्यादेश जी। या बिल लाना चाहिए था पार्लियामेंट में। तो अब उसके बजाय इन्होंने उसको घुमा दिया कि आपको सपोर्ट प्राइस नहीं, आपको तो आपकी मर्जी के रेट मिलेगी। अच्छा, तो ये कंपटीशन, और उसमें उन्होंने कोविड का भी हवाला दिया है कि भाई किसान है जो मतलब सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो तो कोविड को तो अभी इस टाइम पे, मतलब कोविड के इस महामारी के समय उन्होंने ये अध्यादेश लाए हैं, तो किसान इसका विरोध नहीं कर पा रहा है। और सरकार को एक वो मिल गया मौका कि किसान विरोध नहीं कर पा रहा है और वो बिल भी ले आए, पार्लियामेंट में पास करा देंगे। तो ये जो है ये बहुत घातक है। तीसरा ऑर्डिनेंस क्या है? और तीसरा ऑर्डिनेंस है नहीं, दूसरा ऑर्डिनेंस जो है वो है कि जो अभी तक 1955 के पहले जो है, मतलब स्टॉक बहुत कर लेते थे वस्तुओं का और फिर उसको ब्लैक करते थे, पैसा कालाबाजारी। हाँ, तो 55 में कानून बदला और उन्होंने स्टॉक की लिमिट तय कर दी। अभी जो अध्यादेश लाया है उन्होंने उस लिमिट को हटा दी। अच्छा, तो क्या ये कह सकते हैं कि वो अब व्यापारी कितना भी माल खरीद सकता है और डंप कर सकता है। अच्छा, और जब मौका आएगा तब बेचेगा, तो फिर मतलब वो कालाबाजारी बढ़ेगी, फिर से बढ़ेगी। बहुत तेजी से वस्तुओं को डीरेगुलेट किया गया है, तो वो कालाबाजारी बढ़ेगी और तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि अब तो व्यापारियों के पास और बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। अभी तो पैसा भी खूब है, मतलब, और बैंक भी लोन दे रही है उनको। तो बैंक से लोन लेकर के उपज को, मतलब इन फसलों को, किसान की फसलों को खरीद करके डंप कर देंगे और 6 महीने 8 महीने साल भर बाद जब उसकी अच्छी मतलब कमी होगी तब उसको निकालेंगे। तो उससे मतलब किसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसान को विशेष फायदा नहीं। और दूसरी तरफ उपभोक्ता को बहुत नुकसान होगा क्योंकि उसको महंगा माल मिलेगा। तो ये दूसरा जो कानून है इनका, इन्होंने जो अध्यादेश लाए हैं, ये भी कोई किसानों के हित में नहीं है। मतलब किसान, वो कह रहे हैं किसान रोक के रखे और बाद में बेचे, तो किसान की तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत नहीं है, सही बात। गोदाम का है, स्टोरेज पावर नहीं है, पैसा नहीं है। बैंक से लोन तो उसको खाद बीज के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वो कहाँ से जो है उपज को रखने के लिए पैसा लाएगा, और उसका तो जीवन इसी से चलता है सारा। 6 महीने की उधारी सारी इसी से पूरी करता है कि भाई फसल आएगी, फसल बेचूंगा, पैसा आएंगे, लोगों को दूंगा, वापस नया सामान खरीदूंगा, है ना। तो किसान के हित में बिल्कुल नहीं है। अब तो तीसरा सरकार ने जैसे किया है तो किसान, उनके दिमाग में भी होगा कि वो भी किसानों के लिए काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो किसानों की किस कैटेगरी को उन्होंने आगे बढ़ाने की बात कही है? नहीं, जैसे आपने कहा कि मार्जिनल फार्मर है जो 80% है वो हाशिए पर चला जाएगा। हाँ, तो किस दरअसल ये किसानों के पक्ष में नहीं है, ये पूरी सरकार व्यापारियों के पक्ष में काम कर रही है। अच्छा, मंडी टैक्स हटाने का और मंडी में ले जाकर के माल बेचने का, मंडी की व्यवस्था को ख़त्म करने का काम जो है वो भी व्यापारियों के हित में है। और ये जो ये जो मतलब एक डिबार जो किया हुआ, मतलब इतने इससे ज़्यादा आपका स्टॉक नहीं कर सकते, ये भी हटाना व्यापारियों के हित में है। अच्छा, क्योंकि व्यापारियों के पास पैसा है, उनके पास। मंडी का आप एक क्या मानते हैं, जैसे कि मंडी में भी बिचौलियों का बोलबाला बहुत ज्यादा है। हाँ, वहां पर भी किसान तो एक तरह से परेशान है। वहां पे भी परेशान है। हाँ। तो उस परेशानी को कम करनी चाहिए थी, तो वो नहीं की। वो कम हो सकती थी अगर आप MSP पे सारा माल खरीदते हैं। बिल्कुल, तो वो परेशानी थोड़ी कम हो जाती है। मंडी के माध्यम से थोड़ा रेगुलेशन में भी आते हैं। हाँ, एक दूसरा जो है, ये मंडियां एक्चुअली बनाई थी किसानों के लिए। अच्छा, इन पे कब्जा कर लिया है व्यापारियों ने।
दरअसल जो कॉन्सेप्ट था ओरिजिनली जो तमिलनाडु में आज भी लागू है, जी वहाँ पर किसान अपना माल ले जाता है और खुद जो है उसको अपने ग्राहक को बेचता है। अच्छा वहाँ बीच में ये व्यापारी नहीं है। अच्छा, किसान को वहाँ पे सामान लाने की सुविधा भी सरकार देती है, मतलब ट्रक ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी है वो सरकार देती है। अच्छा, वहाँ पे उससे किराया भी कुछ भी नहीं लिया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु में जहाँ माल बेचता है। अच्छा, वहाँ पे उसको स्टॉक करने के लिए सामान ले आया, स्टॉक करना है तो उसको वो परमिशंस भी देती है और उसका भी किराया नहीं लेती है। अच्छा। तो इस तरह से मतलब वहाँ पे जो नियम है तमिलनाडु में उसको स्टडी करके यहाँ पे भी लागू करना चाहिए था। सारे देश में, हाँ, सारे देश में उसको लागू करना चाहिए था। उसके बजाय इन्होंने क्या किया कि व्यापारियों को छुट्टा कर दिया। जहाँ से मर्जी हो माल खरीदो, कम से कम दाम में माल खरीदो, अपने यहाँ स्टॉक कर लो, जब रेट बढ़े तब उसको बेच दो। या उसको जब माल आप स्टॉक कर लोगे तो नेचुरली कमी हो जाएगी माल की, मांग बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगी, तो आप जब रेट बढ़ेगी तब बेच दोगे। तो ये जो व्यापार है मतलब ये ब्लैक मार्केटिंग है और ये केवल और केवल व्यापारियों को आगे बढ़ाने का काम है। अच्छा, सरकार के जैसे सरकार में बैठे लोग, रक्षा मंत्री वित्त मंत्री जैसे निर्मला सीतारमन जी ने भी कहा है, इनका ये कहना है कि ये जो ऑर्डिनेंसेस लाए हैं वो किसानों के हित में है और किसान राज्य से बाहर भी अपना सामान बेच सकता है, न केवल राज्य में बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने सामानों की पहुंच को आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार हम लोग इनका वो तो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि वो किया तो इसी दृष्टि से उन्होंने कहे तो यही रहे हैं। मतलब ये नहीं समझ पाए कि जो ग्राउंड लेवल पर किसान की हाँ, वो समझने में कहीं ना कहीं नहीं, वो समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, तो क्या ये लेकिन उनको फायदा व्यापारियों को देना है। अच्छा, ये भाई बेसिकली आपको ध्यान हो तो जनसंघ जो पार्टी थी वो व्यापारियों की पार्टी थी। अच्छा, और आज भी उसमें कुछ पूंजीपति हैं, बाकी व्यापारी ही ज़्यादा हैं। अच्छा, तो व्यापारियों को फायदा देने के लिए ही ये इस तरह से कानून लाया। तीसरा कानून जो अध्यादेश है उसकी भी बात कर लेते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें क्या किया है इन्होंने कि जमीन को जो है एक बड़ा पूंजीपति या कोई कंपनी, बड़ी कंपनी गिरवी रख लेगी या लीज पे ले लेगी या उसको मतलब खरीद लेगी। तो किसान जो है वहाँ पे अपनी ही ज़मीन में काम किसान करेगा और उपज जो है वो लीज पे लिया हुआ जो व्यापारी कंपनी है वो ले जाएगा। तो सारा जो उसका प्रॉफिट है वो कंपनी ले जाएगी। अच्छा, और किसान को तो मजदूरी मिलेगी। तो किसान की जगह मजदूर बन जाएगा। जो आज जमींदार है किसान, उसके बजाय मजदूर बन जाएगा, उसकी ज़मीन चली जाएगी। और कालांतर में मतलब ठीक है, शुरू में भले उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए और लीज हो जाए, लेकिन कालांतर में उसकी ज़मीन उसको बेचनी पड़ेगी और बम्बई में जाना पड़ेगा काम करने। सीधे तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में, जैसे कि समय भी काफ़ी हो चुका है, तो अंत में मतलब सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप कि क्या चीजें हैं जो सुधार की जरूरत है? नहीं, सरकार को एक तो एमएसपी ठीक से तय करनी चाहिए जी, और सारा माल जो भी उपज करता है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे दालें हो, और पूरा का पूरा उसको एमएसपी पे खरीदना चाहिए, उसकी एमएसपी तय करनी चाहिए। बिल्कुल, फूल हो चाहे, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि सरकार को ये जो इन्होंने जो मुक्त व्यापार की बात कही है वो बिल्कुल नहीं चलेगी, उनको उसको और न कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलेगी, दोनों चीज़ें हटानी पड़ेगी। और उनके गोदाम, गांव में गोदाम बनाएं। अच्छा, सरकार की तरफ से हाँ, गांव में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत स्तर पे या तहसील लेवल पे गोडाउन्स बनाए, मतलब ये गांव में पंचायत लेवल पे ही बनाने पड़ेंगे। तो वो वहाँ पर और उनको मतलब बिना किराए के वहाँ पे मद्रास में तो जो कूल होम्स हैं, मतलब जो शीतगृह हैं, उनमें कोल्ड स्टोरेज जो हैं उसमें भी कोई पैसा नहीं लगता उनका, वो माल रखते हैं। तो
तो वो व्यवस्था हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल। जब मतलब तमिलनाडु में चल रही है, विदेश में, अच्छा विदेश में भी जहाँ जहाँ इंग्लैंड में और अमेरिका में जहाँ जहाँ मुक्त व्यापार हुआ है वहाँ किसानों को नुकसान हुआ है। अच्छा। तो इसलिए उसको भी देखते हुए हमें मुक्त बाजार की व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए और सरकार की भूमिका बढ़नी चाहिए। सरकार को नए सिरे से खेती में निवेश करना चाहिए। खेती में आज भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश है। बिल्कुल। ये सेक्टर सबसे ज़्यादा, एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो उस पर निवेश करें। नई जो पड़त ज़मीन है वो किसानों को, जो खेतीहर किसान है जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको बांटें और उनको उसको तैयार करने के लिए सुविधा साधन दें। छोटे छोटे चेक्स डैम्स और एनीकट्स बनाएं जिससे पानी का स्टोरेज भी हो। और आजकल तो ये हर खेत में एक तलाई बनाने का वो चला है सिस्टम, उसमें वो भी बहुत अच्छा है। वैसे उसमें खेती भी हो सकती है, पानी अगर इकट्ठा है तो, क्योंकि सिंगाड़े की और ये क्या कहते हैं उसको, अरे भूल गया मैं, चलो हाँ कमल कोटड़ी भी एक वो बिहार में काफ़ी होता है, वो उसका नाम मैं भूल गया, वो काफ़ी मखाने इनकी खेती हो सकती है और मछलियाँ और ये पाले जा सकते हैं। हाँ, तो ये मतलब इस तरह से अगर किसानों को सुविधाएं दें तो किसान का भला होगा। उनका कर्ज माफ़ करें एक बार बिल्कुल। हालांकि कर्ज माफ़ी कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन पे कर्ज चढ़ा है उसको माफ़ करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये सब बातें हैं। बहुत अच्छा लगा आपने मेरे से बात की इसके ऊपर। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा या जो मैंने देखा, जो एक मतलब एक जर्नी रही है, पूरी जो जीवन यात्रा रही है, और जो किसानों के साथ आपका एक जुड़ाव रहा है, तो प्रैक्टिकल जो एक व्यवहारिक दृष्टि में मतलब मैं देखता हूँ तो आपने जो किसानों के हित में अभी तक जो स्ट्रगल किया है, उस हिसाब से मुझे लगा कि मुझे आपसे संवाद करना चाहिए।